गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम हर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और आज भी आप कुछ नया सीखने वाले हैं। और इस जो आज का टॉपिक है वो एक बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम अपने बच्चों से लेकर एज पर्सन तक हम अपने एजुकेशन पर काम करते रहते हैं। क्यों पर एजुकेशन है कि आज के टाइम में वो एजुकेशन ही मिलनी जो हमें मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, एजुकेशन जो फॉर्मल वर्स फाइनेंशियल एजुकेशन। तो लेट्स शेयर द पीपीटी। तो आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो इसमें आज मैं क्वेश्चन से पुट करना चाहूंगा कि जो लिसनर है वो मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं। क्योंकि ये आगे जाकर मतलब आने वाली जनरेशन को एजुकेट करते हैं। और तो एजुकेट करते हैं ताकि ये आने वाली इसको ये पता लग सके कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपके अनुसार मतलब कल क्वेश्चन पुट करूंगा कि कौन आपके अनुसार प्रेजेंट एजुकेशन के हिसाब से कौन सा ये एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, फॉर्मल बस फाइनेंशियल? आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अजय सर कह रहे हैं बहुत। ओके। सुप्रिया मैम कह रहे हैं बहुत। यानी और कोई बताना चाहेगा? चलो देखते हैं मतलब कौन सा बेहतर है। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम जतिन है। और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसके साथ मैंने रिसेंटली ये बुक लिखी है जिसका नाम है कलम में जान है। एक पोइट्री बुक है। और उसके साथ मैंने एंथोलॉजी में पार्टिसिपेट किया और उसका मैं को ऑथर बन चुका हूँ। तो उसके साथ आई एम द इंस्पिरेशन स्पीकर एंड यूट्यूबर एंड आई एम द पोइट। और ये जो आज का सेशन है, एक मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वर्क एम्पावरिंग द पीपल, कि लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं कि वो अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। और इस एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को अ, चार जो मैंने टारगेट बनाया 40 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का, तो उसको हम अम, पूरा कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं, मतलब हम टीम के थ्रू पूरा कर सकते हैं। ये मैसेज को पूरे वर्ल्ड में पूरे लोगों में फैला के ये है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको ऐसा ही एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो इस अगर इस वीडियो को आप दे पूरा अंत तक देखते हैं तो वो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो हम पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे पुट करूंगा कि व्हाट इज एजुकेशन? आपके अनुसार व्हाट यू मीन बाय द एजुकेशन? कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है आपके अनुसार? चलो मैं बताता हूँ कि एजुकेशन क्या मतलब क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया है। ओके, काजे सर ने बताया है कि एजुकेट एनीवन अबाउट ए टॉपिक लाइक मॉरल वैल्यूज। ओके। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें एम्पावर करती है, हमारे जो अज्ञान जो हमारे अंदर अज्ञान है उसको दूर करके हमें एक नॉलेज ज्ञान देती है। और हमारे अंदर एक पावर जगाती है कि जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारे अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता पैदा करती है जिससे कि हम अपने लाइफ में समझदार बनते हैं और अच्छे निर्णय ले पाते हैं, जिससे क्या अपने आने वाले समय में तो जिससे कि हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ये है कि हम जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं पुराने समय में एक जिसे हम गुरुकुल कहते थे,
लोग, जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे शिष्य थे, वो अपने गुरुओं के पास जाते थे, वहाँ उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे। पर आज के टाइम में ये है कि हम स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जाके स्टूडेंट अपनी नॉलेज को ग्रैस्प करते हैं। तो ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन, आज जो फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात करूं, फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि ये हम स्कूलों में प्राप्त करते हैं। पर इसमें है कि आजकल जो स्टूडेंट है, वो एक जो सब्जेक्ट, जैसे इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जब स्टूडेंट नर्सरी से लेके जो 12th स्टैंडर्ड तक होते हैं, ये बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के रिलेटेड अलग अलग नॉलेज प्राप्त करता है, ताकि आने वाले जो उसके जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो एजुकेशन है, उसके अंदर वो थोड़ा उसके अंदर बेसिक जो अपना बेस को मजबूत कर सके। तो मैं कह रहा हूँ जो नर्सरी से लेके जो 12th तक, जो +2 तक हाई सेकेंडरी तक होती है एजुकेशन, वो सब सब के लिए जरूरी है। और इसके है कि उसमें उसका बेस जो स्ट्रांग होता है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। वो अलग अलग विषयों के बारे में सोच पाता है, समझ पाता है। तो जिससे कि उसका जो वाइड रेंज ऑफ द एजुकेशन है वो बढ़ता है। पर उसके बाद जो एजुकेशन होती है, पर उसमें जो, पर आज के टाइम में क्या है कि स्टूडेंट समझने की बजाय उसे रह गए रट्टा लगाते हैं। कई मतलब कई स्कूलों में होता है, कई कई कॉलेजों में भी होता है कि वो फॉर्मेलिटीज करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन में, क्या फॉर्मेलिटी, जैसे जो फॉर्मेलिटी कि हमने कॉलेज जाना है जस्ट फॉर द टेंडर्स, हमने क्लास लगानी जस्ट फॉर द टेंडर्स, एंड हमने असाइनमेंट सबमिट करनी है जस्ट फॉर द, मतलब अपने मार्क्स के लिए हमने कुछ सब कुछ करना है। पर ये है कि उससे जो हमें नॉलेज प्राप्त करेंगे, जो उसमें से हम स्टूडेंट ये कहें कि 1 या 2% या 5% में ज्यादा ज्यादा लगाऊं, वो उस एजुकेशन का रियल मीन समझ पाते हैं। वो ना सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं कर स्टडी कर रहे होते, वो एक्चुअली अपनी ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। वही आगे जाके जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो उनको ये है कि आगे जाके वो फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रांग होने के कारण उन्हें ये नहीं करना पड़ता कि हमें नौकरी दो। तो वो रियल में समझ पाते हैं कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या है कि इसकी बात ना स्कूलों में होती है, ना घरों में होती है। इसकी बात तब होती है जब जब प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद जब वो मार्केट में जाता है नौकरी लेने के लिए, तब उसे कोई नौकरी नहीं देता है। पर जब मिलती है तो उसे पैसा जितना भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल है कोई MBA स्टूडेंट करके गया, उसके बाद उसे नौकरी मिली 10 से 12 हजार की, तब उसे नौकरी मतलब मिली, तब उसे डिसीजन लेना होता है कि ये नौकरी है, इसके जो मनी है तो वो कैसे मैनेज करे। तब उसे डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन। और उस अपनी स्किल को तब वो सीखता है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्किल को तब सीखता है। तब वो उसके जो खर्चे निकलते हैं, तब वो देखता है कि मैं ये पैसा ये किस कहाँ इन्वेस्ट करूँ, अपने बजटिंग देखता है। तो तब जाके वो सीखता है। एक्चुअली वो सीखना उसे तब चाहिए था जब वो फॉर्मल एजुकेशन साथ में वो हासिल कर रहा था, उसके साथ वो सीखना चाहिए था। क्योंकि हम जितनी जल्दी इस एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए अपने आप को बेहतरीन बना पाएंगे। पर जो आज के टाइम में ये फाइनेंशियल डिसीजन तब लेता है जब वो 25 साल का हो जाता है, तब जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब पर तब उसके डिसीजन क्या होता है, क्या उतने मतलब डिसीजन, जो फाइनेंशियल डिसीजन जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तब उसके डिसीजन लेता है, तब उसके डिसीजन क्या इतने स्ट्रांग होंगे, क्या इतने पावरफुल होंगे? आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एनीबॉडी? ओके, सुप्रिया मैम कहते हैं यस। और हो एनीबॉडी? सुखदेव कुमार सर कह रहे हैं यस। कुमार सर भी कह रहे हैं यस। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने से क्या है कि हम फाइनेंशियल डिसीजन तब लेने
जैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे हम इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए क्या है, पर्सनल, जब हम पर्सनल खुद पे काम करते तब सीखते हैं। पर एक्चुअली हमें जब हम प्रोफेशनल लाइफ, जब फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद है कि 1 से 2 साल हमें इस पे भी इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम अपने अच्छे लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजन ले सकें, ताकि हम अपने को इतना एम्पावर कर सकें कि आने वाले जो फ्यूचर प्लान है या फ्यूचर गोल को हासिल करना है, वो हम आसानी से कर सकें, और आने समय में बेरोजगार या गरीब रहने के बजाय हम एक रिच या वेल्थी पर्सन बन सकें। तो नेक्स्ट, तो अब दोनों में है कि कंपैरिजन मैंने समझाया कि फॉर्मल वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन में, जैसे कि आप जानें, फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स के अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर हम हासिल करते हैं, और फाइनेंशियल एजुकेशन हम तब हासिल करते हैं जब हमें उसके तब हासिल करते हैं जब हम उसके बारे में खुद डिसीजन लेते हैं। तब हम सीखते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस कैसे करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, और इन द फाइनेंशियल गोल को कैसे हासिल करते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैथ, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स के बारे में हम नॉलेज हासिल करते हैं। पर इसका ये है कि इन द प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम देखें कि दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। पर ये है कि हमारे जो है कि हमें नॉलेज देने के लिए होता है कि फॉर द जनरल नॉलेज के लिए। और प्राइमरी गोल ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि जो उसका ये है कि सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाना, और लोगों को कैसे बात करनी है लोगों से, उसके बारे में, कि उसके अगर उसके बारे में उसे किसी के बारे में टॉपिक के बारे में पता होगा, तभी वो किसी से बात कर पाएगा। तो वो उसके लिए होता है मेन थिंग फॉर्मल एजुकेशन। और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या होता है कि वो बजटिंग के बारे में सीखता है, इन्वेस्टिंग के बारे में वो सीखता है, डेब्ट मैनेजमेंट, अगर उसने कोई लोन लिया है तो उस लोन को कैसे कम टाइम के अंदर पूरा कर सकता है और कम इंटरेस्ट पे पूरा कर सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग सीखता है, और ये है कि अपने फाइनेंशियल चॉइसेस के, मतलब उसने जो फ्यूचर प्लानिंग की है, फाइनेंशियल प्लानिंग की है, तो वो सही की है या गलत की है, तो उसको कैसे सही करना है, तो उसके बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है। और इसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो एकेडमिक और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग-अलग डिग्री और डिप्लोमा के हिसाब से वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या होता है कि हर इंसान ये है कि अपने ज़रूरत के अनुसार या अपनी जो नॉलेज के हिसाब से वो अपने डिसीजन ले पाता है, और कई अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, और कोई ये है कि अपने डिसीजन को इतना अच्छा मतलब साबित नहीं कर पाते, पर है कि धीरे-धीरे वो जैसे सीखते हैं, वो अपने डिसीजन को साउंड बनाते जाते हैं। नेक्स्ट करना है? तो आपके अनुसार मतलब कौन-सा जो है बेहतरीन है? तो फॉर्मल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों चीज़ें बेहतर है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के बिना, जो फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन के बिना अधूरी, क्योंकि हम बेसिक जो है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो हम इस फॉर्मल एजुकेशन से हासिल करते हैं। और जो फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या होता है कि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ, जो रियल लाइफ हम जीते हैं, तो उसमें जो हम हर दिन जो पैसा जो खर्च करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। और इसमें है कि और ये हम तब सीखते हैं जब हम अलग-अलग वर्कशॉप और फाइनेंशियल एजुकेशन की जो सेल्फ स्टडी करते हैं, हम जैसे कि रिच डैड पुअर डैड की बुक है, उसको हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पैसे को कैसे मतलब मैनेज किया जाता है। वर्कशॉप अटेंड करते हैं ऑनलाइन, जो अलग-अलग जो एक्सपर्ट होते हैं या कोचेज़ होते हैं, वो अपनी पर लाइव वर्कशॉप देते हैं, सेमिनार देते हैं, तो उसके बारे में हम डीप से डीप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते जाते हैं। नेक्स्ट करनी? तो फॉर फॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या रिलेशन है? तो इसमें है कि दोनों में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, पर ये है कि हम फॉर्मल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आज के टाइम में जो है कि जो फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर जो उसकी फीस है, वो दिन-दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर जो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हम जो 90% लोग तो ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करते।
और जो इन्वेस्ट करते हैं वो ही आगे जाके मतलब अपने अपने लाइफ के अंदर रिच होते हैं, वेल्दी पर्सन होते हैं, और जिसके कारण वो अपने लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू द फॉर्मल एजुकेशन। आप मुझे लिख के बता सकते हैं? अजय सर कह रहे यस। ओके। रोहित, रोहित जी कह रहे हैं यस। तो लोगों का ये है कि, तो इसमें है कि लोग, बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है कि इनकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है, अगर हम पढ़े लिखे भी नहीं है ना, मतलब जो फॉर एग्जांपल है फॉर्मल एजुकेशन, उसने भी मतलब 5th क्लास तक मतलब हासिल की है। ओके। तो 5th क्लास तक हासिल की है, तो अगर उसने 5th क्लास का स्टैंडर्ड वाला जो स्टूडेंट है, अगर उसने फाइनेंशियल एजुकेशन पे हासिल कर ली एक या 2 साल, तो वो अपने लाइफ को इतना बेहतरीन बना सकता है एज कम्पेयर टू जो एजुकेटेड है प्रोफेशनल लाइफ में, जिसने एमबीए किया है या जिसने मतलब हाई डिग्री की है, पीएचडी की है। उसके मुकाबले वो जो कम एजुकेटेड होगा, वो कर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। और आज के टाइम में ये फाइनेंशियल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन का एक सबसे बड़ा गैप है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में मतलब पूरी नॉलेज नहीं है कि फाइनेंस फॉर्मल एजुकेशन कितनी जरूरी और जो फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है। तो हम जब हम पढ़ते हैं कि अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं फाइनेंस के, तो या जब हम अटेंड कर अलग अलग सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तब हमें वहां से पता लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है। और ये तब हम अटेंड करते हैं जब हमारी एज जो 28 या 29 के करीब हो जाती है। तो अगर हम ये है कि, तो जिससे क्या है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग है कि जो स्टार्टिंग में जैसे अर्ली एज में कर सकते थे, जिससे कि हम अर्ली एज में कर सकते थे, जिससे हमारा समय बच सकता था। पर है कि हम उस समय अटेंड करते हैं जब हमारी हाफ एज क्रॉस हो जाती है। नेक्स्ट करना ही। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई द मेजोरिटी पीपल इन द है कि अनएम्प्लॉयड, एजुकेट होने के बाद भी मतलब पुअर रहते हैं और अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन में वो ग्रैप्स करते हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन जो उसके बारे में जिसकी उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया होता है, उनकी जो नॉलेज होती है, क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो बहुत सालों से एक सेम ही चलती आ रही है। पर जो मार्केट की डिमांड है वो हर दिन बदलती रहती है। तो उसके हिसाब से जो जितने हिसाब से वो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से जॉब मार्केट में नहीं है। तो जिससे क्या है कि लोग सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयड रहने से गरीब ही रहते हैं। दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमारी जो लिटरेसी रेट है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने से क्या है कि जो हम सीख रहे हैं और जो मार्केट के अंदर चल रहा है, वो हम मार्केट के अंदर जो चल रहा है तो उसके साथ मैच नहीं करता है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो पुअर है एज कम्पेयर टू मार्केट के अंदर जो स्किल्स है, जो हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो इतनी मतलब बेहतरीन नहीं है। तो जिसके कारण वो क्वालिटी के अंदर ये है कि उसकी क्वालिटी वीक होती जा रही है। नेक्स्ट करना ही। ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो इसमें क्या है कि जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ के लिए है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जो टेक्नोलॉजी आज के समय में क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जिसकी एजुकेशन आज के समय में अभी तक नहीं कराई जा रही है। तो आज के टाइम में उन स्टूडेंट को रखा जाएगा जिनको एआई के बारे में नॉलेज है, चाहे हल्की मतलब थोड़ी सी नॉलेज है, पर उनको रखा जाएगा। पर जो आजकल जो डिप्लोमा डिग्री करके जो निकल रहे हैं, तो उनका की मतलब उनकी जो मार्केट रिक्वायरमेंट है वो जीरो हो जाती है, जिसके कारण वो है कि अनएम्प्लॉयड और पुअर रहते हैं। नेक्स्ट करना है। तो ये सबसे बड़े मतलब एजुकेटर्स हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन के, जिनकी हम इसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड।
तो उसमें से कुछ लर्निंग थी, मतलब जो मेन लर्निंग थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस बुक में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। उन्होंने वहाँ समझाया था कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें बताया था कि पैसा कैसे काम करता है। उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया था, तो कि पैसा कैसे हम जब आज इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह, और कुछ 10 या 20 साल बाद वो पैसा कैसे कितनी गुना मल्टीप्लाई होता है, उसके बारे में बताया गया था। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो अवश्य ये बुक पढ़ें, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा नॉलेज हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हासिल करते हैं। दूसरा इसमें ये बताया था कि एसेट और लायबिलिटीज़, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें एसेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज पे। पर जो आम इंसान है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज पे करता है, शोशाबाजी में करता है, कि लोगों को हम दिखा सके हम अमीर हैं। पर हमें दिखना अमीर नहीं है, हमें बनना अमीर है। तो जिससे क्या है कि हम एसिड के ऊपर पैसा लगाएंगे, तो जिससे क्या है कि हमारी जो एसिड के पैसे वैल्यू लगाएंगे, तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन मार्केट में जैसे बढ़ेगी, वो हम भी उसके साथ हमारी वैल्यू भी, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन जो मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कई जो अमीर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक या अपने बिज़नेस को ग्रो करने में लगाते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। उसके बाद है कि हम स्टूडेंट को कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी को जो ट्रस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये है कि इसके बारे में हमें स्टूडेंट को स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है। क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा आने वाले समय में जो मर्जी एजुकेशन आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो भी एजुकेशन आपने हासिल की हो, तो मेन जो है कि अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो या दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन वो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रहती है। पर अगर हम उसके फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो फाइनेंस के बारे में बताएँगे, तो जिससे क्या है कि वो स्टूडेंट सीख पाएगा कि कैसे वो अपने अब और डे टू डे लाइफ में अपने को रिलेट कर पाएगा। अगर आप वो मार्केट में जाता है तो वो कैसे मतलब अपने मनी को कैसे कहाँ और किधर कितना पैसा लगा सकता है, तो उसके बारे में वो प्रैक्टिकली सीख सकता है। तो ये है कि इसमें आप रियल नॉलेज सीखते हैं, और सही निर्णय लेना सीखते हैं। और इसमें है कि आप सब फाइनेंशियल के बारे में सीखते हैं, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हमें करनी होती है, तो हम फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछते हैं कि हमें कौन-सी करनी चाहिए। पर अगर हमें इसके बारे में सही नॉलेज होगी, तो जिससे क्या है कि हम खुद अपने बच्चों को और खुद अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की। तो जाने वाले समय में जैसे भी मार्केट जैसे ऊपर-नीचे जाए, आपको इसमें है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसकी सही प्लानिंग कर रखी होगी। अगर आपने लोन ले रखा है तो उसके बारे में भी आप उसको मैनेज कर पाएँगे कि कहाँ आपको सबसे पहले लोन उतारना है, कि अपने खर्चे पूरे करने हैं, या मतलब कहाँ आपको मतलब कोई चीज़ परचेज़ करनी है या बिज़नेस में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में आप इस फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखते हैं। नेक्स्ट करना जी। उसके बाद है कि इसमें आप अवॉइडिंग द डेब्ट एंड फाइनेंशियल पिटफॉल्स, जैसे कि हम लोन कई बार है कि लोन लेते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं जैसे, तो उसके बारे में हम सीखते हैं कि अगर उसके पता होगा कि वो जैसे अब जब वो एजुकेशन खत्म करके जाता है, तो वो अपने मार्केट जो जॉब करता है, तो उसे जो वो उसका लोन होता है उसका उसका मतलब डर बहुत सताता है कि वो लोन कैसे उतारेगा। तो अगर वो उसके बारे में उसकी नॉलेज होगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, तो वो उसको पता होगा कि इसे लोन कैसे उतारना है, अपना जो क्रेडिट कार्ड ले रखा है उसे कैसे यूज़ करना है, और जो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में या बजटिंग के बारे में, वो भी उसको आसानी से पता लग जाएगा। तो जिससे क्या है कि चाहे मार्केट ऊपर हो, चाहे जाए नीचे जाए, तो उसके बारे में हर चीज़ को आसानी से मैनेज कर पाएगा। उसके बाद क्या है कि एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो इसमें है कि अगर आप उसको फाइनेंशियल लिटरेसी से बताया जाएगा कि तो उसका है कि स्टूडेंट वो सक्षम होता है कि वो कैसे अपनी लाइफ के अंदर और दूसरों की लाइफ के अंदर दूसरों को सक्षम कर सकता है।
जब वो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी में हो, उसको क्या बारे में नॉलेज होती है, तो उसे जब उसकी एजुकेशन पूरी होती है तो उसको ये नहीं सरकार से ये नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, या ये मार्केट के अंदर जो नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मार्केट के अंदर जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और मार्केट में अगर वो पैसा लगाता है तो वो कैसे उसके अंदर प्रॉफिट कमा सकता है। उसके बाद है कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो नौकरी देना जानता है और ना कि नौकरी लेना जानता है। तो जिससे है कि उसको बिजनेस को मैनेज करने स्किल भी है उसके अंदर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर मेन इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस। अगर उसको फाइनेंस की नॉलेज है तो वो जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अपने आप को डेवलप कर सकता है। उसके बाद है कि अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन है, और अच्छे डिसीजन को ले पाता है, और लॉन्ग टर्म के डिसीजन को बेहतरीन तरीके से ले पाता है। क्योंकि आज का जो एक रॉबर्ट कियोसाकी है, तो वो है कि एक ऐसे अच्छे एडवाइजर है जो इनकी वो जो यूएसए के, या जो उनकी जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी उनसे यह डिसीजन एडवाइस लेते हैं कि कैसे वो अपने मनी को इन्वेस्ट करे, कि या उसकी उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए। तो एक फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में होने के कारण आज जो उनकी जो वैल्यू है, वो दुनिया भर में है। नेक्स्ट करना जी। और फिर ना यह है कि हम स्टूडेंट को कैसे पेरेंट्स सिखा सकते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो जब पेरेंट्स हैं कि जब आप मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट जाते हैं जब अपने जो बच्चों को भी साथ में लेके जाएं, तो उनसे पूछें कि उनको अवेयर कराएं कि जो फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, तो उनसे पूछें, दो चीजें लेके उनके दोनों के कंपैरिजन के बारे में पूछें कि हमें कौन सी चीज लेना बेहतरीन होगा, और कैसे बेहतरीन होगा। उन दोनों के डिसीजन लेना सिखाएं, और कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताएं। दूसरा है कि इसमें टिप है कि अपने बच्चों को 2 पिग्गी बैंक लेके दें, मतलब जो उसे गुल्लक कहते हैं, तो पिग्गी बैंक लेके दें, जिसमें कि एक पिग्गी बैंक में वो है कि अपनी डेली की सेविंग कर सकेगा। वो उसमें है कि अपने अंदर हैबिट डेवलप करेगा कि वो पैसे बचाए। और दूसरा ये पिग्गी बैंक है जिसके अंदर वो डेली के खर्चे, जिसके जिसके डेली के खर्चे हैं वो उसके अंदर डालेगा। पर इसे ध्यान रखना है कि जो सेविंग वाला बैग है उसको हर हालत में छेड़ना नहीं है, कि उसे देखना है कि वो पर ईयर वो कितने मतलब मनी सेव कर पाता है। और तो जिससे क्या है कि उसके अंदर एक हैबिट आएगी मनी सेविंग की। और दूसरा है कि वो सीख पाएगा कि वो कैसे अपने खर्चे चला सकता है। तीसरा टिप है कि वो उसके अंदर अवेयरनेस ला सके कि वो उसके ज़रूरतें हैं वो, और उसके अंदर इच्छाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्केट में जाते हैं, तो बच्चे हैं कि हर चीज़ नई चीज़ देख के वो उसकी इच्छा होती है कि ये भी खरीदे, ये भी खरीदे। और उनको जागरूक कराएँ कि वो उसके अंदर कौन-सी चीज़ें लेनी इम्पोर्टेंट है, और कौन-सी चीज़ लेनी नॉट इम्पोर्टेंट है। तो जिससे क्या है कि वो सीख पाएँगे कि हमें कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए। उसके बाद 4th टिप है कि उनको इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताएँ। तो उन्हें बताएँ कि जो पैसा हमारे जो उसके पिताजी कमा रहे हैं, और उसके जो खर्चे हैं, वो उनके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर जो मार्केट में खर्चे हो रहे हैं, उसके बारे में उसका जोड़-किताब हिसाब है, वो बच्चों से लगवाएँ। तो उससे देखें कि हमारी इनकम इतनी है और इतने खर्चे हो रहे हैं, तो उसके बारे में वो सीख पाएँगे कि कैसे बजटिंग करते हैं। अगला टिप है कि टीच हाउ टू स्पेंड मनी वाइज़ली। और अगर वो मार्केट में जाएँगे, तो जिससे क्या है कि उन्हें बताएँगे पैसे को किस तरह खर्च करना है, और किस तरह अगर वो मार्केट में जाते हैं, तो वो देखें कि कौन-सी चीज़ लेनी है उनके लिए, कौन-सी क्वालिटी की चीज़ लेनी है, इन्वेस्ट करना मतलब खरीदना अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ड्रेस खरीदते हैं, और वही ड्रेस वो उन्हें मतलब ₹1000 में मिल रही है, और वही ड्रेस सेम कलर की ड्रेस उन्हें मतलब कम दाम में मिल रही है। तो उनको देखना होगा कि वो कौन-सी ड्रेस किस पर्पज़ के लिए खरीदें, तो उसके बारे में निर्णय लेने सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टिप है अवॉइड इम्पल्सिव परचेज़। इम्पल्सिव परचेज़ में क्या होता है कि कई बार बच्चे ऐसे कि नई-नई चीज़ देख के
अननेसेसरी खरीदते हैं, पर उसके रियल लाइफ में उनका कोई मतलब नहीं होता। तो वो उन्हें बताएँ कि कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी चीज़ और कौन से दाम की चीज़ लेनी ज़रूरी है। तो जिससे क्या है कि उनकी क्वालिटी दोनों के अंदर फ़र्क दिखाएँ कि कौन-सी चीज़ लेनी बेहतरीन है, कौन-सी चीज़ लेनी बेहतरीन नहीं है। और अगला लास्ट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसके अंदर है कि हम जैसे हम पिग्गी बैंक देते हैं, तो उसमें है बच्चे सीखते हैं कि सेविंग के बारे में, और उस सेविंग वाले मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जिससे क्या है कि इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाएँ, ना कि उसको स्पेंडिंग के बारे में ज़्यादा सिखाएँ। और लास्ट है कि इनको बताएँ कि पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसके बारे में पेरेंट्स जो है ज़रूर बताएँ। तो यही था आज की नॉलेज थी। और उसके बाद मेरा नाम जैसे अब जतिन है, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और अपने मिशन के ऊपर जैसे मैंने इस टॉपिक को शेयर किया, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे इस सोशल मीडिया पे बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये कितना अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द Kumar sir for giving me chance.